So welcome to all my lovely students in GDC नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1। ये आपका सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर का। चैप्टर 5 हम कवर कर रहे हैं। मेनली जो डिसऑर्डर्स आते हैं इस चैप्टर में हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा डिसऑर्डर है आज का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। जीआई ट्रैक्ट में आने वाले जितने भी डिसऑर्डर हैं हम वो कवर करते हुए चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने पहले कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज की वजह से जो डिसऑर्डर कॉज होते हैं उनको डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम आगे के कॉजेस को और आगे के डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला आज का हमारा कंडीशन है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। इसको हम कहते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। ARM शॉर्ट फॉर्म से भी ये कंडीशन पूछी जाती है। तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें रेक्टम प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है, ब्लैडर है और यहाँ पे पेनिस है। बट क्या होता है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन में, इसमें अब नॉर्मली कनेक्शन प्रेजेंट होता है एनस और रेक्टम के बीच में। या तो एनस और रेक्टम अच्छे से फॉर्म नहीं होते, अट्रेशिया होता है, या फिर माल फॉर्म्ड होते हैं, या फिर इनका पाथवे पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुआ होता है। तो ये रेक्टम है, इसका पूरा प्रॉपर पोजीशन। यहाँ पे एनस की ओपनिंग होनी चाहिए, बट यहाँ पे डिजीज कंडीशन की वजह से, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज की वजह से यहाँ पे कोई भी कनेक्शन प्रेजेंट नहीं है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं है, तो फंक्शन बीच का इम्पेयरमेंट होगा। इसी के साथ साथ एक अबनॉर्मल फिस्टुला कनेक्शन, एक अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट है किसके साथ में, यूरेथ्रा के साथ में। जो रेक्टम है वो किससे कनेक्टेड है, यूरेथ्रा के साथ में कनेक्टेड है। रेक्टम कनेक्टेड टू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के साथ में अबनॉर्मल कनेक्शन के साथ में रेक्टम प्रेजेंट है, तो उसको कहते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, abnormality in the formation of the lower end of the alimentary tract एनोरेक्टल एरिया। जो लोअर एंड होता है जीआई ट्रैक्ट का, रेक्टम और एनस का रीजन, उसमें क्या है, अबनॉर्मलिटी है, अबनॉर्मल फॉर्मेशन है स्ट्रक्चर्स का। एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन आम जिसको कहते हैं कंजेनाइटल कंडीशन। ये कंजेनाइटल कंडीशन है, बेबी के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होती है क्योंकि इसमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अच्छे से फॉर्म नहीं है, डिफॉर्मिटी है। वेयर द एनस एंड द रेक्टम डू नॉट डेवलप प्रॉपरली, जहाँ पे एनस और रेक्टम अच्छे से फॉर्म या फिर फॉर्म नहीं हुए होते, डेवलप नहीं हुए होते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होता है रेक्टम के बीच में और अदर ऑर्गन के बीच में, यूरेथ्रा के साथ में, फीमेल में वजाइना के साथ में। तो रेक्टम एरिया किधर से कनेक्टेड हो जाता है, अदर ऑर्गन जो एसोसिएटेड ऑर्गन होते हैं पेरिनियल एरिया में उनके साथ में कनेक्टेड हो जाता है, सच एज द यूरेथ्रा, वजाइना एंड द ब्लैडर। तो टाइप्स क्या है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन में। तो विद द विजिबल अबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द बबल, ये एक ऐसा ओपनिंग है जो हम विजुलाइज कर सकते हैं, नेकेड आई से देखा जा सकता है। स्टेनोसिस ऑफ द एनस, एनस क्या है, प्रॉपर तरीके से नैरोइंग प्रेजेंट है, एनस के अंदर स्टेनोसिस है, वहाँ का जो भी पाथवे है वो ओपन नहीं है। एनोपेरिनियल फिस्टुला, या फिर एनस और पेरिनियल एरिया के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट है। एनोवेस्टिबुलर फिस्टुला इन द फीमेल बेबी, जो फीमेल बेबी होते हैं उनमें एनस और वजाइनल रीजन के बीच में एक अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द विजुअल एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द एनोरेक्टल। तो विद एन, नेक्स्ट क्या है, विद एन इनविजिबल, ये क्या है, विजुअल हमारे टाइप्स है। नेक्स्ट कौन से है, इनविजिबल एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द बबल। अब नॉर्मली जो ओपनिंग होती है ये विजुअलाइज फॉर्म में नहीं होती, इनविजिबल होती है। फर्स्ट आता है इसमें रेक्टोवेस्टिबुलर रेक्टोवजाइनल फिस्टुला, एन ओपनिंग बिटवीन द रेक्टम एंड द वजाइना। ये एक ऐसी ओपनिंग है जो रेक्टम और वजाइना के बीच में होती है, वेस्टिब्यूल एट लोअर एक्सपेक्ट ऑफ द वजाइनल ओपनिंग। जो वजाइना में ओपनिंग होती है उसके लोअर एरिया में ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट कॉमन टाइप है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन का इन द फीमेल्स के अंदर। इट कैन कॉज द फीसेस एंड द गैसेस टू एग्जिट फ्रॉम द वजाइनल वेस्टिब्यूल। वजाइनल रीजन से जो गैस का फॉर्मेशन है या फिर फीसेस हैं वो कहाँ से आउट होंगे, वजाइनल ओपनिंग से आउट होंगे। इन स्पीड ऑफ कि उन्हें कहाँ से होना चाहिए, एनस से एक्सक्रीट आउट होना चाहिए। बट यहाँ पे एक अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट है रेक्टम और वजाइना के बीच में, सो दैट जितना भी रेक्टम यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो भी कंटेंट है वो कहाँ से, वजाइना के थ्रू पास आउट होगा। नेक्स्ट हम अपना टाइप देखेंगे, रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला। रेक्टम और यूरेथ्रा के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होता है। रेक्टो मतलब रेक्टम
यूरेथ्रल मतलब यूरेथ्रा के बीच में। एंड ओपनिंग बिटवीन द रेक्टम एंड द यूरेथ्रा इन द मेल, किस में देखने को मिलता है, मेल्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। इट इज अ कॉमन इन द आर्म इन मेल, ये मेल्स के अंदर ये बहुत ही मोस्ट कॉमन एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है, मेल में मेनली देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है रेक्टम और यूरेथ्रा के बीच में एक अबनॉर्मल कनेक्शन, अबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है रेक्टोवेसिकुलर फिस्टुला, इसमें क्या होता है रेक्टम और वेसिकुलर ऑर्गन के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होगा। एंड ओपनिंग बिटवीन द रेक्टम एंड द ब्लैडर, रेक्टम और ब्लैडर के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होता है इन बोथ मेल एंड द फीमेल, दोनों में ही, ब्लैडर के बीच में, मेल में भी ब्लैडर से कनेक्टेड होंगे रेक्टम, और फीमेल में भी अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होगा रेक्टम और यूरेथ्रा ब्लैडर के बीच में। तो नो मैनिफेस्टेड ओपनिंग ऑफ द बबल, यानी कि यहाँ पे अब ऐसे कुछ टाइप्स हैं जिनमें कोई भी अबनॉर्मल कनेक्शन या फिर ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती। एनल मेम्ब्रेन एट्रेशिया, एनल रीजन में जो मेम्ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं है, डेवलप नहीं है। एनल अजेनेसिस, यानी कि जो एनल पर जो ऑर्गन है हमारा, एनल रीजन है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म ही नहीं हुआ है, अनडेवलप्ड है, यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे एनल जो रीजन है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हुआ है, एनल एट्रेशिया या फिर इम्परफोरेट एनस। इम्परफोरेट एनस का मतलब होता है कोई भी ऑर्गन मतलब इम्प्रॉपर वे में डेवलप हुआ है और प्रॉपर तरीके से उसका जितना भी स्ट्रक्चर है एनाटॉमिकल वे में वो प्रॉपर वे में फॉर्म नहीं हुआ है। रेक्टल एट्रेशिया, यानी कि जो रेक्टल एरिया है वहाँ की जो मेम्ब्रेन है वो प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हुई है, वहाँ पे कोई अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है। तो पहला आता है रेक्टल एजेनेसिस। एजेनेसिस मीन्स फेलियर ऑफ एन ऑर्गन पार्ट डेवलप और ग्रो। रेक्टल एजेनेसिस का मतलब होता है कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी ऑर्गन का पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीटली वे में डेवलप नहीं हुआ है और फेल हो गया है प्रॉपर डेवलप होने से। सो इट अकाउंट्स फॉर द 75% ऑफ ऑल द एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। 75% मेनली देखने को मिलता है ये वाला टाइप जिसमें क्या है रेक्टल एजेनेसिस होता है। एनोरेक्टल एबनॉर्मलिटीज में, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन में रेक्टल एजेनेसिस मोस्ट कॉमन टाइप है, जिसमें क्या होता है रेक्टल जो रीजन है वो प्रॉपर वे में वहाँ की मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होती। दिस एनॉमलीज प्रेजेंट विद द फिस्टुला, ये एबनॉर्मलिटी जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है प्रेजेंट होती है फिस्टुला के साथ में इन मेल बिटवीन द पोस्टीरियर यूरेथ्रा एंड द रेक्टम। मेल में कैसे एक फिस्टुला प्रेजेंट एबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होगा इन मेल बिटवीन द पोस्टीरियर यूरेथ्रा, जो पोस्टीरियर वॉल होती है यूरेथ्रा की वो कनेक्टेड किससे होगी, रेक्टम से होगी। एंड फीमेल, फीमेल में क्या कनेक्शन प्रेजेंट होता है, अपर रीजन ऑफ द वजाइना, अपर पार्ट जो वजाइना का होता है वो कनेक्टेड किससे होगा, रेक्टम से कनेक्टेड होता है। तो रेक्टल एजेनेसिस इन मोस्ट कॉमन 75% केसेस में देखा जाता है ये वाला टाइप एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन में, जिसमें क्या होता है अबनॉर्मल कनेक्शन यानी कि फिस्टुला भी प्रेजेंट होता है। मेल एंड फीमेल दोनों में कंडीशन देखी जाती है रेक्टल एजेनेसिस की, इसमें रेक्टल का जो पार्ट होता है वो प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हुआ होता है। जिसमें मेल्स में क्या होता है यूरेथ्रा, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरेथ्रा का कनेक्शन रेक्टम से होगा और फीमेल्स में अपर रीजन जो वजाइना का होता है उसका कनेक्शन रेक्टम से फॉर्म होता है। देन सेकंड पार्ट है इम्परफोरेट एनस एंड द एनल एजेनेसिस। इसमें क्या होगा इम्परफोरेट, इम्परफोरेट एनस का मतलब है वो रीजन अच्छे से परफॉर्म या फिर डेवलप नहीं हुआ है। अ कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है इन विच द एनस इज क्लोज और एब्सेंस, प्रॉपर तरीके से वो रीजन या फिर वो ऑर्गन डेवलप ही नहीं हुआ होता, फेलियर हो जाता है डेवलप होने से, जिसमें एनस क्या है क्लोज है पूरी तरीके से। एनस का जो रीजन है प्रॉपर वे में फॉर्म ही नहीं हुआ है, फंक्शनल भी फॉर्म में नहीं है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही नहीं है, इसलिए वो फंक्शन भी नहीं कर सकता। एंड क्लोज है या फिर एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो क्लोज फॉर्म में है वो फंक्शन नहीं कर रहा, और अगर प्रेजेंट भी है और अगर प्रेजेंट है तो क्लोज फॉर्म में फंक्शन नहीं कर रहा, नहीं तो उसमें पूरी तरीके से स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी है, वो ऑर्गन वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। इट अकाउंट्स फॉर द अबाउट 80% ऑफ एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। ये और भी ज्यादा मोस्ट कॉमन कंडीशन है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन में, जिसमें 80% केसेस देखे गए हैं इम्परफोरेट एनस या फिर एनल एजेनेसिस के। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इम्परफोरेट एनस। अब इसमें भी टाइप्स आते हैं, इसके भी सब टाइप्स होते हैं। लो इम्परफोरेट एनस, लो इम्परफोरेट का मतलब होता है
कि लो का मतलब कम अमाउंट में, जो डिस्टेंस है वो थोड़े ही अमाउंट में डिस्टेंस प्रेजेंट है, डिस्टेंस बिटवीन द ब्लाइंड पाउच ऑफ द रेक्टम। रेक्टम का जो लोअर रीजन है, लोअर पाउच है, वो कैसा है, ब्लाइंड है। एनास्टोमोसिस जैसे करके हम एंड टू एंड करते हैं सर्जरी को परफॉर्म, उसी तरह के उसी वे में क्या है, जो रेक्टम का पार्ट है लोअर रीजन का, वो ब्लाइंड पाउच उसमें प्रेजेंट है। एंड द एनल डिम्पल लेस देन 1.5 सेंटीमीटर, और एनल डिम्पल जो प्रेजेंट बटक एरिया में पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, उसमें जो डिस्टेंस है एनस और रेक्टम और एनल डिम्पल के बीच में वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर से कम है, लेस है, क्योंकि ये कैसा है, लो इम्परफोरेट एनस। देन हाई, लो का अपोजिट हाई, यानी कि डिस्टेंस जो एनस, जो ब्लाइंड पाउच होता है रेक्टम का और एनल डिम्पल है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है। लो इम्परफोरेट एनस में क्या होता है, जो डिस्टेंस है रेक्टम एरिया का, यानी कि जो रेक्टम ब्लाइंड पाउच है उसका डिस्टेंस किससे, एनल डिम्पल से, उनके बीच का जो डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर से कम होता है। हाई परफोरेट एनस में क्या होता है कि इनका डिस्टेंस, यानी कि ब्लाइंड जो पाउच है रेक्टम का, उसका डिस्टेंस एनल डिम्पल से 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। So that's all about the types of the anorectal malformation. अभी हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसे साइन और सिम्टम्स हैं जब बेबी के अंदर, बेबी की बॉडी में कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है। एनस रीजन और रेक्टम रीजन अबनॉर्मली कनेक्टेड होता है अदर ऑर्गन से, तो उनका जब फंक्शन इम्पेयर्ड होता है तो बेबी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या साइंस उसमें अकर होते हैं। इसी के साथ साथ अगर कॉजेस की बात करें तो ये कंजेनाइटल एक माल फॉर्मेशन है, एक माल अबनॉर्मलिटी है, जो क्यों होती है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से भी कॉज हो सकती है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी मदर ने कोई हार्मफुल सब्सटेंस का कंजप्शन करा है, अल्कोहल लिया है, या फिर किसी ड्रग के, सर्टेन ड्रग के एक्सपोजर में आए हैं मदर, तो उस कंडीशन में एनाटॉमिकली जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अच्छे से फॉर्म नहीं होते। इसी के साथ ही साथ जो भी मदर हैं, अगर उनको इन्फेक्शन हो गया है, अगर रुबेला हो गया है या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया जिसका वैक्सीनेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी मदर ने नहीं लिया है, तब भी एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। या फिर मदर को डायबिटिक, यानी कि टाइप 1 डायबिटिक मदर हैं, तब भी उनमें एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन की कंडीशन बेबीज के अंदर देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं क्या क्या साइन और सिम्टम्स है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के। तो पहला है नॉट पास मेकोनियम। बेबी जैसे ही बर्थ लेंगे, अगर एनस रीजन, एनल अजेनेसिस है, एनल रीजन फॉर्म ही नहीं हुआ है, उस कंडीशन में बेबी मेकोनियम अपना फर्स्ट स्टूल जिसको बोलते हैं वो पास नहीं कर पाएंगे। एब्सेंस ऑफ द एनल ओपनिंग, एब्सेंस होगा एनल ओपनिंग जो है जहां से स्टूल पास करने का जो वे होता है वो प्रॉपर वे में ब्लॉक है, प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है। तो कैथेटर नॉट पास इनटू द रेक्टम, जिसको कैसे डायग्नोज किया जाएगा, अगर वो हम डॉक्टर्स क्या करेंगे, रेक्टम में अगर कैथेटर को इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे तो कैथेटर आगे की तरफ फॉरवर्ड पे भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो ओपनिंग है एनल रीजन में वो ब्लॉक है, वो प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट ओपनिंग है। प्रेजेंस ऑफ द फिस्टुला, अबनॉर्मल कनेक्शन यानी कि प्रेजेंट होता है, तब क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इन मेल बिटवीन द रेक्टम एंड द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक एंड द पेरिनियम रेक्टोवेसिकुलर, यानी कि मेल के अंदर जो कनेक्शन है रेक्टम एरिया का, रेक्टम का, वो किससे कनेक्टेड होगा, या तो वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होगा या फिर यूरिनरी ट्रैक में जो भी यूरेटर होते हैं उनसे भी कनेक्टेड हो सकता है। इसी के साथ साथ पेरिनियम एरिया में, वेसिकुलर जो एरिया होता है वहां पे कनेक्टेड होता है। इन फीमेल में क्या होगा, जो रेक्टम है, रेक्टम एरिया है, वो किससे कनेक्टेड होगा, वजाइना से कनेक्टेड होगा या फिर पेरिनियम, फीमेल में जो पेरिनियम एरिया होता है उससे कनेक्टेड हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी कंटेंट हमारा, जो भी लार्ज इंटेस्टाइन का मेकोनियम है, जो एनल रीजन से पास आउट होना चाहिए, वो कहाँ से पास आउट होगा, वजाइनल रीजन से और पेरिनियम रीजन से, वजाइनल या फिर पेरिनियम रीजन से पास आउट होता है। और ऐसा ही देखने को मिलेगा मेल पेशेंट, मेल बेबीज के अंदर, कि जो एनल रीजन का जो लार्ज इंटेस्टाइन का कंटेंट है, मेकोनियम है, वो ब्लैडर के थ्रू पास आउट होगा, या फिर अबनॉर्मल कनेक्शन यूरिनरी ट्रैक से फॉर्म है, तो वहां से वो कनेक्शन, वो जो भी कंटेंट है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो पास आउट होगा। ग्रीन टिंज्ड यूरिन, ग्रीन टिंज्ड यूरिन पास होगी इफ फिस्टुला प्रेजेंट, अगर फिस्टुला प्रेजेंट है, क्योंकि बेबी का जो फर्स्ट स्टूल है मेकोनियम कम टू द यूरिन एंड द
वजाइना वो कहाँ से पास आउट होगा, यूरिन वजाइना के थ्रू, और या फिर ब्लैडर में अगर अब नॉर्मल मेल में ओपनिंग प्रेजेंट है तो यूरिन के थ्रू मेल पेशेंट के अंदर से टिंज ग्रीन टिंज जो यूरिन पास आउट होगी, क्योंकि क्या है मिकोनियम प्रेजेंट है। मिकोनियम का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, किस तरीके से इसको डायग्नोज करेंगे, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है तो मदर से हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है, प्रीनेटल केयर के बारे में पूछेंगे उनसे, उनसे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि उनकी फैमिली में कोई भी अबनॉर्मलिटीज तो प्रेजेंट नहीं है, एनाटॉमिकल कोई ऐसे स्ट्रक्चर मालफॉर्मेशन तो नहीं है पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर जो बेबी को होने के चांसेस रह सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। इसी के साथ हम फिजिकल हेड टू टो जो बेबी है उनका एग्जामिनेशन किया जाता है। मेनली रेक्टम एरिया को देखेंगे कि वहाँ पे कोई अपनॉर्मल कनेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है। कैथेटर का को इंसर्ट करके देखेंगे कि कैथेटर एनएस एरिया से रेक्टम में रीच आउट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो वो ओपनिंग कहती है क्लोज है या फिर एब्सेंस है। तो एब्सेंट नॉर्मल एनल ओपनिंग वो चेक करते हैं डायग्नोसिस में। अ ग्लव्ड फिंगर को क्या करेंगे, हाथों में ग्लव्स पहनेंगे, जो ग्लव्ड फिंगर है हमारी उसको हम इंसर्ट करते हैं, या फिर थर्मोमीटर कैन नॉट बी इंसर्टेड इनटू द इन्फेंट्स रेक्टम। अ ग्लव्ड फिंगर और द थर्मोमीटर कैन नॉट बी इंसर्ट इनटू द इन्फेंट रेक्टम। जी हाँ, हम कोई भी ग्लव्ड फिंगर या फिर हम थर्मोमीटर को बेबी के रेक्टम के अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वहां पे ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है, अब नॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट है, तो ब्लीड होने के चांसेस या फिर इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस रह सकते हैं। इन्वर्टोग्राम, ये एक पीडियाट्रिक पेशेंट में इन्वर्शन रेडियोग्राफी यानी कि एक्सरे करते हैं। मेनली पीडियाट्रिक पेशेंट में ऐसा किया जाता है। इट इज यूज टू इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं, डायग्नोज करने के लिए कि एक्सटेंट ऑफ द डिफेक्ट, कि कितने लेवल पे एनल डिफेक्ट या फिर रेक्टम डिफेक्ट या फिर एनल और रेक्टल एट्रेशिया प्रेजेंट है बेबी की बॉडी में, कितना अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है एनल और रेक्टल एरिया के बीच में, कितना इम्परफोरेट एनल और रेक्टम एरिया है, उनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए कि लो इम्परफोरेट है या फिर हाई इम्परफोरेट है। इसको डायग्नोज करने के लिए इन्वर्टोग्राम करते हैं, एक तरीके का एक्सरे प्रोसीजर ही होता है। इसमें बेबी का जो एनल डिम्पल एरिया होता है वहाँ पे मार्क करते हैं और एयर को पुश करेंगे। अगर एयर का जो लेवल है वहाँ पर, गैस का जो लेवल है, अगर वो डिम्पल एरिया से, एनल डिम्पल एरिया से बढ़ जाता है तो इट मीन्स क्या है कि ये जो टेस्ट है हमारा पॉजिटिव है। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। हम मेडिकल मैनेजमेंट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि अब नॉर्मल फिस्टुला प्रेजेंट है, या फिर अगर वो ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है तो हमें सर्जिकल मैनेजमेंट का यूज करते हुए उस ओपनिंग को मेड करना पड़ेगा। तो पहला है इन एनल स्टेनोसिस, जब एनल स्टेनोसिस है, नैरोइंग प्रेजेंट है एनल एरिया में, मैनुअली डायलेट स्टिचर कंटिन्यूसली फॉर 4 to 6 मंथ में बी डन बाय द हिगार डायलेटर। हिगार डायलेटर का यूज करेंगे, कभी करेंगे जब बेबी का एज कितना होगा, 4 to 6 मंथ के बेबी होंगे, उस टाइम पे हम हिगार डायलेटर का यूज करते हुए, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको डायलेटर की तरह यूज किया जाता है। कोई भी ऑर्गन में अगर नैरोइंग प्रेजेंट होती है तो उस पाथवे को या फिर उस पैसेज को वाइडन करने के लिए, उसके डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए हिगार डायलेटर को यूज किया जाता है। मेनली कब करते हैं, 4 to 6 मंथ में करेंगे, जब भी बेबी का एज 4 to 6 मंथ का हो जाएगा। कब करते हैं, जब एनल स्टेनोसिस प्रेजेंट होता है। इन एनल मेम्ब्रेन एट्रेशिया, अगर एनल मेम्ब्रेन अच्छे से फॉर्म नहीं है, होल प्रेजेंट नहीं है वहां पे, तो मेक अ होल बाय अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। तो वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए सर्जन क्या करते हैं, होल को मेक करते हैं, ओपनिंग को क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू जो भी ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया है वो ओपन हो जाए और लार्ज इंटेस्टाइन का जो कंटेंट है रेक्टम के थ्रू, एनएस के थ्रू अच्छे से बाहर निकल पाए। इम्परफोरेट एनस, अब इम्परफोरेट एनस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, लो एंड द हाई। तो अगर लो है, लो इम्परफोरेट एनस है, तब क्या परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म पेरिनियल एनोप्लास्टी। लो है, ज्यादा डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर से कम है, तभी क्या परफॉर्म करते हैं, पेरिनियल एनोप्लास्टी परफॉर्म करते हैं। पेरिनियल एरिया को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, रिपेयर करेंगे। प्लास्टिक का मतलब होता है रिपेयर करना। हाई इम्परफोरेट एनस है तो उसके लिए क्या करेंगे, डायमीटर क्या है, वहाँ का जो ओपनिंग है, वहाँ का जो साइज है, डिस्टेंस है कितना, 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, मोर देन 1.5 सेंटीमीटर है। तो ये सर्जरी हम टू वे में परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे,
टू स्टेज में सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। हाई परफोरेट एनल, अब कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है तो बेबी का एज कैसा होगा, बहुत ही छोटे बेबी होंगे, उस कंडीशन में हम कोई भी सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा बेबी के एज का, बेबी को ग्रो होने तक का वेट करते, तब तक के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोलोस्टोमी को मेड किया जाता है। फर्स्ट सर्जरी होती है जिसमें हम ओपनिंग को क्रिएट करते हैं और बबल जो भी कंटेंट है उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, डाइवर्टिंग कोलोस्टोमी, एक कोलोस्टोमी को मेक करेंगे, कोलोस्टोमी बनाते हैं। कोलोस्टोमी क्या होता है, ओपनिंग को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टैंडिंग कोलोन है, इसके बीच में हमने एक स्टोमा को मेक करा है जिसके थ्रू एक ओपनिंग होती है, लार्ज इंटेस्टाइन का कंटेनर वो डायरेक्ट एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो फर्स्ट क्रिएट अ टेम्परेरी कोलोस्टोमी करते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं करेंगे। ओपनिंग इन द कोलोन थ्रू द एब्डोमिनल वॉल, ओपनिंग कहाँ से क्रिएट करी जाती है, एब्डोमिनल वॉल से ही कनेक्ट मतलब मेक की जाती है। प्रोवाइड आउटलेट फॉर द स्टूल, मेनली इसका जो एम है सर्जरी को करने का ये क्या है, प्रोवाइड आउटलेट फॉर द स्टूल, जो स्टूल पास है, जो बच्चे मेकोनियम पास नहीं कर पा रहे उसके लिए एक पाथवे को क्रिएट करना, जिसके थ्रू क्या है एक आउटलेट प्रोवाइड करते हैं स्टूल को पास होने के लिए। टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमीज बेस्ड ऑन द साइड, अब कोलोस्टोमी के भी टाइप होते हैं अलग अलग, असेंडिंग रीजन में या फिर ट्रांसवर्स रीजन में, डिसेंडिंग रीजन में हम कोलोस्टोमी को मेक करते हैं। तो पहला है असेंडिंग और द राइट कोलोस्टोमी, जी जो कोलोस्टोमी हमने मेड करी है ये राइट साइड में है, राइट असेंडिंग कोलोन में कोलोस्टोमी को, एक ओपनिंग को, स्टोमा को क्रिएट किया जाता है। कोलोस्टोमी इन द असेंडिंग कोलोन डिस्चार्ज फ्लूइड फीसेस, जिसके थ्रू जो भी फ्लूइड है या फिर फीसेस हैं वो क्या हो, उनके लिए एक आउटलेट, एक पैसेज को मेक किया जाता है। हेपेटिक फ्रैक्चर, राइट कोलिक फ्रैक्चर कोलोस्टोमी, हेपेटिक का मतलब है जिधर साइड में हमारा लीवर लोकेटेड होता है, यानी कि इस रीजन में, यहाँ के रीजन में क्या करते हैं कोलोस्टोमी को मेक करते हैं, यहाँ पे इस रीजन में कोलोस्टोमी को मेक किया जाता है। हेपेटिक फ्रैक्चर रीजन में कोलोस्टोमी को मेक करते हैं। राइट कोलिक फ्रैक्चर कहा जाता है इसको, कोलोस्टोमी नियर द हेपेटिक फ्रैक्चर, कहाँ पे होता है, हेपेटिक फ्रैक्चर के नियर, उसी के पास में ओपनिंग को क्रिएट करते हैं। डिस्चार्ज सेमी सॉलिड फीसेस, जिसके थ्रू क्या निकलता है, जो सेमी सॉलिड थोड़ा सा सॉलिड जो फीसेस है उसको, उसके लिए आउटलेट पैसेज को क्रिएट किया जाता है। ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, ट्रांसवर्स का मतलब है यहाँ इस एरिया में, इस सेक्शन में कोलोस्टोमी को क्रिएट करना, यहाँ क्या करते हैं कोलोस्टोमी को मेड किया जाता है ट्रांसवर्स रीजन में। सो ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी क्या है, कोलोस्टोमी इन द ट्रांसवर्स कोलोन, कोलोस्टोमी को कहाँ पे, ट्रांसवर्स कोलोन में क्रिएट करते हैं। डिस्चार्ज मशी फीसेस, इसके थ्रू कैसा जो डिस्चार्ज होता है, फीसेस कैसे होते हैं, मशी फीसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्प्लीनिक लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर कोलोस्टोमी, स्प्लीनिक का मतलब होता है स्प्लीनिक एरिया में, ये यहाँ पे देखोगे आप कि जो ये कैसा एरिया है, स्प्लीनिक फ्रैक्चर एरिया है, यहाँ पे ओपनिंग को मेड किया जाता है। और यहाँ से किस टाइप का हम फीसेस निकलेगा, किस टाइप का डिस्चार्ज निकलता है, सेमी मशी, यहाँ पे मशी डिस्चार्ज निकलेगा, यहाँ पे सेमी मशी डिस्चार्ज ऑफ द फीसेस आउट होता है। डिसेंडिंग और द लेफ्ट कोलोस्टोमी, ये लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, डिसेंडिंग कोलोन में, इस लार्ज इंटेस्टाइन में जो डिसेंडिंग कोलोन होता है उसमें ओपनिंग को मेक किया जाता है, कोलोस्टोमी को बनाते हैं। किस चीज के लिए बनाते हैं, जो सॉलिड फीसेस है उसके थ्रू आउट हो पाए या फिर उनको आउटलेट एक पैसेज मिले। सो ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, असेंडिंग कोलोन में असेंडिंग कोलोस्टोमी को मेक करते हैं। हेपेटिक फ्रैक्चर में हेपेटिक फ्रैक्चर कोलोस्टोमी को मेक किया जाता है। ट्रांसफर कोलोन में क्या करते हैं, कोलोन रीजन में ऑस्टोमी को या फिर कोलोस्टोमी को मेक करते हैं, क्लिनिक रीजन में कोलोस्टोमी को मेक करेंगे। एंड डिसेंडिंग कोलोन में भी यहाँ पे ओपनिंग को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सॉलिड जो भी फीसेस है उसको रिमूव आउट करते हैं। यहाँ पे फ्लूडी जो फीसेस का होता है, फ्लूडी फीसेस होते हैं, फ्लूड होता है, उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। सेमी सॉलिड या फिर मशी फीसेस को हम इन रीजन से सेमी मशी और मशी जो फीसेस होते हैं अमाउंट में टेक्सचर में, उनको यहाँ से इस कोलोस्टोमी में इस रीजन के थ्रू आउटलेट पैसेज को मेक करते हैं। अभी है टाइप ऑफ द कोलोस्टोमी बेस्ड ऑन देयर डिस्चार्ज। अभी डिस्चार्ज के ऊपर भी बेस्ड करता है, हमने देखा था मशी, सेमी मशी एंड द फ्लूड फीसेस का जो डिस्चार्ज होता है उसको आउटलेट बनाने के लिए हम डिफरेंट रीजन पे लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोस्टोमी को मेक करते हैं। अभी है बेड कोलोस्टोमी, टाइप होते हैं कोलोस्टोमी के भी। बेड कोलोस्टोमी क्यों मेक करते हैं,
इस कोलोस्टमी को राइट साइड में बनाएंगे पास करने के लिए लिक्विड स्टूल को, जो भी लिक्विड फॉर्म में स्टूल होता है उसको पास करने के लिए राइट एरिया में यानी कि असेंडिंग कोलोन में हम कोलोस्टमी को मेक करते हैं। ड्राई कोलोस्टमी क्या होता है? कोलोस्टमी ऑन द लेफ्ट साइड, इस कोलोस्टमी को हम डिसेंडिंग कोलोन में लार्ज इंटेस्टाइन के मेक करते हैं। क्यों करते हैं? ड्राई है तो इसी के नाम से याद रखिएगा, पास होने के लिए ड्राई स्टूल को एक्सक्रीट आउट होने के लिए हम ड्राई स्टूल को पास होने के लिए लेफ्ट साइड में यानी कि डिसेंडिंग कोलोन में ऑस्टमी को मेक करते हैं। डबल बैरल ओपनिंग, दो तरीके की बैरल ओपनिंग को मेक किया जाता है। टेम्परेरी कोलोस्टमी, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं विद द टू ओपनिंग इन द कोलोन। कोलोन रीजन में दो ओपनिंग को क्रिएट किया जाता है, वन डिस्टल एंड द वन प्रोक्सिमल। लार्ज इंटेस्टाइन के डिस्टल एंड में एंड द एक प्रोक्सिमल एंड पर लार्ज इंटेस्टाइन में ओपनिंग को क्रिएट करते हैं। ये डबल बैरल ओपनिंग होता है फॉर द टेम्परेरी कोलोस्टमी, टेम्परेरी यूज के लिए। अभी कोलोस्टमी इरिगेशन प्रोसीजर, कोलोस्टमी जो रीजन है वहाँ पे जो हमने अब नॉर्मल एक स्टोमा को प्रेजेंट करा है, नॉर्मली एक ओपनिंग को प्रेजेंट करा है, जो ओपनिंग नॉर्मल फॉर्म में नहीं है एनोरेक्टल रीजन में, उस फीसेस को स्टूल को पास होने के लिए कोलोस्टमी को मेक करा है, तो उसका केयर करना, उसको इरिगेशन करना, उसकी क्लीनिंग करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उस रीजन में इन्फेक्शन कॉज होगा, जो भी बेबी है पेशेंट की कंडीशन और भी ज्यादा वर्स हो जाएगी। So an enema is given through the stoma to stimulate verbal empathy. वहाँ के रीजन में क्या करते हैं, यहाँ पे कोलोस्टमी को मेड क्या होता है, इरिगेशन करने के लिए एनीमा को इंसर्ट करते हैं, जिसके थ्रू स्टिमुलेट क्या करेगा, जो भी बबल वहाँ पे प्रेजेंट है वो एम्पटी हो जाएगा, वो रीजन खाली हो जाएगा। यूज ऑफ वॉशिंग द ट्रैक फ्रॉम द गैस एंड द फीसेस एंड फॉर द स्टैब्लिशिंग रेगुलर इवैक्यूएशन। रेगुलर इवैक्यूएशन के लिए नॉर्मल फॉर्म में स्टूल पास हो जाए कोलोस्टमी से, तो उस ट्रैक को हम क्या करते हैं, वॉश आउट करते हैं, क्लीन करते हैं। फर्स्ट इरिगेशन शुड बी, पहला इरिगेशन कभी करेंगे जब कोलोस्टमी मेक होती है, उसके 4 to 8th डे पे ऑपरेशन के बाद में इरिगेशन परफॉर्म करते हैं कोलोस्टमी का। गिव सुपाइन और द लैटरल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लिटाएंगे, नहीं तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन में भी इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। इंसर्ट करेंगे इरिगेशन कैथीटर अप टू 4 इंच 10 सेंटीमीटर। जो भी कैथीटर हमने इंसर्ट करा है वो कैसा होना चाहिए, 4 इंच का या फिर 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। स्टोमा में इंसर्ट करते हैं आफ्टर लिब्रिकेटिंग बाय द पेट्रोलियम जेली। उसको पहले जो भी कैथीटर हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, जिसका साइज कितना होना चाहिए, 4 इंच का या फिर 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, उसको पहले हमें क्या करना है, लुब्रिकेट करना है पेट्रोलियम जेली से। यूज करेंगे 22 to 100 ml ऑफ ल्यूकवार्म सलाइन। ल्यूकवार्म का मतलब होता है ना ही तो बहुत ज्यादा ठंडा, ना ही तो बहुत ज्यादा गर्म, एकदम नॉर्मल जो सलाइन सोल्यूशन है उसको 200 या फिर 60 के बीच में इंसर्ट करते हैं सोल्यूशन को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इरिगेशन, क्लीन करने के लिए। इरिगेशन केन को क्या करेंगे, अपवर्ड ऊपर रखेंगे, जिससे जो भी हम इरिगेशन कर रहे हैं वो डाउनवर्ड की साइड में वो जो सोल्यूशन है वो नीचे ना चला जाए, इसलिए उसको ऊपर उठा के रखते हैं। कितना, 10 to 18 इंच अबव द स्टोमा। स्टोमा जो ओपनिंग है उसे 12 to 18 इंच अबव रखते हैं। देन कीप द केन एट और अबव द शोल्डर इफ द पेशेंट इज सिटिंग। अगर पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है तो उनके शोल्डर एरिया से अबव जो हमारा केन है, इरिगेशन केन, उसको ऊपर उठा के रखते हैं, जैसे जो भी कंटेंट अगर वॉश आउट कर रहे हैं, अगर एनीमिया दिया है तो वो कंटेंट नीचे ना मतलब गिर जाए, इसलिए उसको अबव यानी कि पेशेंट के शोल्डर एरिया से, सिटिंग पोजीशन में है तो उसको शोल्डर एरिया से अबव रखेंगे, और नहीं तो अगर लाइन पोजीशन में है तो 12 to 18 इंच अबव रखेंगे स्टोमा से। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज। अभी तो हमने फर्स्ट स्टेज में देखा कि अगर हाई इम्परफोरेट ओपनिंग प्रेजेंट है तो क्या करते हैं, 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उस टाइम पे हम 2 सर्जरी को परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट सर्जरी हमारा कोलोस्टमी है, सेकेंड सर्जरी है डेफिनेट सर्जरी। डेफिनेट एक हम प्रोसीजर करते हैं जिसमें क्या सर्जरी होता है, सर्जरी का नाम है पोस्टीरियर सजाइटल एनोरेक्टोप्लास्टी, इसको शॉर्ट में कहते हैं PSARP, यानी कि पोस्टीरियर सजाइटल एनोरेक्टोप्लास्टी। इसमें क्या है, ऑल्सो नोन एज द पुल थ्रो प्रोसीजर। जो भी गुड पार्ट है रेक्टम एरिया का, उसको जो बेड पार्ट है उसको कट करके नीचे की साइड में पुल अप करना। इट इज अ सर्जिकल टेक्निक, सर्जिकल टेक्निक है यूज्ड बाय द सर्जन। सर्जन यूज करते हैं क्या करने के लिए, करेक्ट करने के लिए वेराइटी ऑफ द एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। बहुत तरीके के एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन होते हैं, उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए जो सर्जन है वो इस टेक्निकल सर्जिकल प्रोसीजर का यानी कि पोस्टीरियर सजाइटल एनोरेक्टल प्लास्टी परफॉर्म करते हैं। इन दिस रेक्टल
इसमें क्या करते हैं, जो रेक्टल पाउच होता है उसको ब्राउट डाउन करेंगे, नीचे की साइड में लेकर आएंगे। जो फुट पार्ट होता है, जो फंक्शनल पार्ट है, उसको नीचे के एरिया में, जो ब्लाइंड पाउच है रेक्टम एरिया का, उसको ब्रॉड डाउन करेंगे, नीचे की साइड में लेकर आएंगे एंड सूचर्ड ओवर द एनल डिंपल। जो एनल डिंपल होता है बैक साइड में, पोस्टीरियर साइड में, ये वाला रीजन इसको क्या कहते हैं, सैक्रल डिंपल, पीछे की साइड में होता है, उसको एनल डिंपल भी बोलते हैं। इस एरिया में उसको जो रेक्टम का जो पाउच होता है, जो ब्लाइंड पाउच होता है, जब वो प्रॉपर वे में डेवलप नहीं होता है, तो उस पाउच को, ब्लाइंड पाउच को हम ब्राउड नीचे की तरफ लेकर आएंगे एंड सूचर्ड कर देंगे एनल डिंपल एरिया से एट द एज ऑफ 6 मंथ टू द 1 ईयर। इस सर्जरी को कब परफॉर्म करेंगे, जब बेबी का ईयर 6 मंथ का हो जाएगा या फिर बेबी 1 ईयर के हो जाएंगे, उस टाइम पे सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। और वेट कितना होना चाहिए सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, बेबी का 8 to 9 kg वेट होना चाहिए। देन पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट आफ्टर द सर्जरी, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है बेबी की सर्जरी होने के बाद में। तो गिव साइडलाइन पोजीशन, पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन में लेटाएंगे, प्रोन पोजीशन पे नहीं लेटाएंगे क्योंकि सर्जिकल साइड है, इरिगेशन हो सकता है। और पीछे के साइड में यहाँ पर भी एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं, तो बैक पोजीशन भी नहीं दे सकते। लाइन पोजीशन विद फ्लेक्स्ड लेग, गिव प्रोन पोजीशन टू हिप एलिवेट। इसमें क्या करते हैं, प्रोन पोजीशन देंगे, सुपाइन नहीं देंगे क्योंकि बैक एरिया में क्या है, सर्जरी में हुआ है, ओपनिंग प्रेजेंट है, सर्जिकल साइड है, तो यहाँ पे सूचरिंग भी होगा, तो प्रोन पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे टू डिक्रीज द एडिमा, जिसके थ्रू हम क्या कर पाए, डिक्रीज कर पाए एडिमा को, सॉइलिंग को एंड द प्रेशर एट द सर्जिकल साइड, कोई भी प्रेशर सर्जिकल साइड पे ना पड़े। देन ही कीप सर्जिकल साइड क्लीन एंड ड्राई। और क्या करना है, जो भी सर्जिकल साइड है उसको वेट नहीं होने देना है, नहीं तो इन्फेक्शन का चांसेस होगा, बैक्टीरिया और वायरस वहाँ पे डेवलप होने लगेंगे और इन्वेड भी कर सकते हैं। जो ओपनिंग है सर्जिकल साइड का, उसमें टीयरिंग भी फॉर्मेशन हो सकता है, सूचर भी टीयर हो सकते हैं, इसलिए उस एरिया को, सर्जिकल साइड को एकदम क्लीन रखना है, नीट एंड क्लीन। इसी के साथ साथ वो एरिया ड्राई होना चाहिए जिससे जो सूचर है वो इजीली हील हो पाए। मॉनिटर करेंगे रेडनेस को, सर्जिकल साइड पे कोई भी रेडनेस तो प्रेजेंट नहीं है। सोइलिंग को देखेंगे कि जो सर्जिकल एरिया है वो सोइल अप तो नहीं है। एंड ड्रेनेज फॉर द इन्फेक्शन, अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ड्रेन आउट करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। हमने इसके टाइप्स को देखा, एक कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी होती है, इसमें एब्नॉर्मल कनेक्शन भी प्रेजेंट होता है या फिर वो ओपनिंग एनल एट्रेशिया भी हो सकता है। इसका मेनली ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर शॉर्ट, अगर बहुत ज़्यादा, अगर ओपनिंग क्या है बहुत ज़्यादा नहीं है, लो इम्परफोरेट एनल है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नॉर्मली उसको एनोरेक्टोप्लास्टी के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। अगर लार्ज एरिया में 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा की ओपनिंग या इम्परफोरेट एनल है तो हम उसमें 2 स्टेज ऑफ सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट स्टेज में कोलोस्टमी करेंगे, सेकंड स्टेज में पोस्टीरियर सर्जाइकल एनोरेक्टल सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन है लैक्टो इंटॉलरेंस, यानी कि जो लैक्टेस होता है उसमें डेफिशिएंसी होना। पेशेंट की बॉडी में ये भी एक कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी या फिर एलर्जी कंडीशन की वजह से होता है। डेयरी प्रोडक्ट में एलर्जी की वजह से पेशेंट को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है और जो एंजाइम है जो शुगर को डाइजेस्ट करते हैं वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। सो एन इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने में जो एबिलिटी यूज होती है वो पेशेंट कैसा है, इनेबल है, क्योंकि उसमें लैक्टोज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। मेनली फाउंड इन द मिल्क एंड द डेयरी प्रोडक्ट। लैक्टोज किस में प्रेजेंट होता है, मेनली रिच जो लैक्टोज है, लैक्टोज शुगर जो है वो किस में प्रेजेंट होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होती है, मिल्क में या मिल्क में प्रेजेंट होती है, चीज में होती है, तो उन सारे प्रोडक्ट में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम लैक्टेज, किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से बेबी का जो पेशेंट है हमारे, उनका बॉडी क्या है, इनेबल है डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टोज को। इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का जो एबिलिटी है वो कैसी है, इनेबल है। एंड बी कन्फर्म्ड विद द हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्टिंग। इसको कैसे कन्फर्म करते हैं, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्टिंग के थ्रू इस केस को या फिर इस कंडीशन को डायग्नोज किया जाता है। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्टिंग क्या होता है, इसमें बेबी को हम लैक्टोज रिच जो भी शुगर वाला कंटेन होता है, शुगर वाला जो फॉर्म में जो लिक्विड होता है उसको हम ओरली उनको देते हैं पीने के लिए। इसके बाद में हम देखेंगे कि बेबी की बॉडी में गैस का प्रोडक्शन, जो अगर लैक्टोज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है
तो वो उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में गैस का प्रोडक्शन होने लगता है, जिसके थ्रू एक डिवाइस में हम देखते हैं कि जब भी पेशेंट ब्रेथ कर रहे होंगे तो उसमें हाइड्रोजन का लेवल कितने लेवल के ऊपर प्रेजेंट है। अगर हाइड्रोजन का लेवल बहुत ही ज़्यादा है, इट मीन्स क्या है कि जो बेबी के अंदर बॉडी है उसमें वो लैक्टोज शुगर का मतलब डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा। एंड द स्टूल एसिडिटी टेस्ट, अगर स्टूल क्या है बहुत ही ज़्यादा उसमें एसिडिक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, एसिड है बहुत ज़्यादा, तो भी ये कंफर्म करता है कि बेबी में लैक्टोज इंटॉलरेंस डिजीज कंडीशन है। अफेक्टेड चाइल्ड शुड लिमिट कंजप्शन ऑफ द मिल्क, जो अफेक्टेड चाइल्ड होते हैं वो अच्छे से कंजप्शन नहीं कर पाते मिल्क का, एंड द डेयरी प्रोडक्ट एंड अदर लैक्टेज कंटेनिंग फूड लाइक अ चीज। ऐसे लोगों को क्या करना है जिनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उन पेशेंट को डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, क्योंकि उसका कंजप्शन अच्छे से नहीं हो रहा, ब्रेक डाउन अच्छे से नहीं हो रहा, तो हाइड्रोजन जो गैस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा और एब्डोमेन में डिस्टेंशन या फिर एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा फील करेंगे वो। योगर्ट मिल्क फ्रॉम विच लैक्टेज हैज बीन रिड्यूस और एलिमिनेट में बी सब्सटीट्यूट, ये क्या है, वो रिड्यूस करेंगे जो भी योगर्ट है या फिर मिल्क है वो एज अ सब्सटीट्यूट काम करते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस में, तो ये वाला डाइट भी पेशेंट को नहीं देना है। ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट, अभी बेबी क्या है कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले सकते क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, डेयरी प्रोडक्ट कोई भी इनटेक नहीं करेंगे, जिस वजह से क्या होगा उनमें विटामिन की डेफिशिएंसी होने लगेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले होगा, वेट जो है बेबी का बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा, फटीग पेशेंट फील करेंगे, तो इसीलिए उन्हें सप्लीमेंट दिया जाता है और लैक्टोज एंजाइम सप्लीमेंट देंगे, जिसके थ्रू अगर कोई भी डेफिशिएंसी एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो बाहर से हम सप्लीमेंट प्रोवाइड करके पेशेंट में एक एबिलिटी को प्रोड्यूस करेंगे जिसके थ्रू लैक्टोज का जो डाइजेशन है वो अच्छी तरह से हो पाए। तो चाइल्ड कैन डेवलप कैल्शियम एंड द विटामिन डी डेफिशिएंसी, अभी डेली प्रोडक्ट वो नहीं ले रहे, इंटॉलरेंस है, उसका अब्जॉर्प्शन ही नहीं अच्छे से हो रहा है, तो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। तो चाइल्ड शुड कंज्यूम अदर फूड, जिसके थ्रू उन्हें क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को हम एजुकेट करेंगे बेबी के कि वो क्या करें, ऐसे सोर्सेज का यूज करें, मतलब डेयरी प्रोडक्ट का ना करें पर ऐसे वेजिटेबल्स ऐसे फूड्स इनटेक करें जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी प्रेजेंट हो, या फिर वो सप्लीमेंट लें कैल्शियम और विटामिन डी के, प्रोटीन के भी, टू अवॉइड द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, से माल अब्जॉर्प्शन ना हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बेबी में ना हो या फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट उनमें ना देखने को मिले। ग्लैक्टोसीमिया क्या होता है, अभी जो ग्लूकोज है हमारा ग्लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता किसमें, ग्लूकोज में। ये कैसा ही डिसऑर्डर है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी की वजह से होता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, मार्क्ड बाय एन इनएबिलिटी टू मेटाबोलाइज ग्लैक्टोज। इसमें क्या होता है, अभी उसमें लैक्टोज का डाइजेशन नहीं हो रहा था, ग्लैक्टोसीमिया में क्या है, ग्लैक्टोज का डेफिशिएंसी, ग्लैक्टोज एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिस वजह से ग्लैक्टोज का डाइजेशन नहीं हो पा रहा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, और ग्लैक्टोज जो काम क्या करना होता है, ग्लैक्टोज को कन्वर्ट होना होता है इन द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, जिसमें ग्लूकोज में, तो ये इनएबिलिटी कॉज होती है शुगर प्रेजेंट इनटू द ह्यूमन मिल्क, और जो शुगर प्रेजेंट होता है ह्यूमन मिल्क में उसमें ग्लैक्टोज कंटेन करते हैं, बिकॉज ऑफ द कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द वन और टू एंजाइम। ये भी क्यों होता है, ये कंडीशन क्यों कॉज हो रहा है, क्योंकि बेबी की बॉडी में एक से ज्यादा एंजाइम एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ग्लैक्टोज का अच्छे से डाइजेशन हो पाए। नीडेड टू कन्वर्ट ग्लैक्टोज टू द ग्लूकोज, जिसमें जो एंजाइम है किसमें मदद करते हैं, हेल्प करते हैं कन्वर्ट करने के लिए ग्लैक्टोज को ग्लूकोज। तो मेनली डिफरेंशिएट क्या होता है इनको डायग्नोस करने के लिए, डायग्नोसिस कंफर्म्ड बाय द टेस्टिंग न्यू बॉर्न यूरिन, बच्चों का यूरिन टेस्ट करके हम देखेंगे कि उसमें ग्लैक्टोज का लेवल कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। फॉर द नॉन कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग सब्सटेंस एडमिनिस्टर करते हैं, एंड द मोर एक्यूरेटली फाइंड आउट करेंगे जब बेबी का ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन से एंजाइम मिसिंग है, तब कंफर्म होगा कि ग्लैक्टोमीशिया जो कंडीशन है, सीमिया जो कंडीशन है बेबी में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो एक डिफरेंशिएशन है कि जो ग्लैक्टोसीमिया है ये कैसा कंडीशन है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की वजह से होता है, कंजेनाइटल अब्नॉर्मलिटी है जिसमें बेबी में एंजाइम एक से ज्यादा एंजाइम एब्सेंट होते हैं। उसी दौरान वाइल लैक्टोज इंटॉलरेंस ये एक ऐसी कंडीशन है जो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से डेयरी प्रोडक्ट पे बेबी को क्या है, डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, इस वजह से कंडीशन कॉज होती है।
तो हमने देखा लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में, ग्लैक्टोसीमिया के बारे में। ये क्या है, दोनों कंडीशन ऐसी हैं जिसमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते एक से ज्यादा, जिस वजह से जो भी डेयरी प्रोडक्ट है वे भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और उनमें वेरियस काइंड ऑफ जो माल फॉर्मेशन जैसी कंडीशन है वो देखने को मिलती है। पेशेंट का वेट लॉस होगा, अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, फेलियर टू थ्राइव होगा और बहुत ही ज़्यादा वो मतलब कि फ्रस्ट्रेट रहेंगे, अच्छे से उनका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। विटामिन डी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो बॉडी कैसा, बहुत ही वीक फील करेंगे वो। तो इनको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेयरी प्रोडक्ट अगर बेबी इनेबल है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा तो वो अवॉइड करने हैं। अदर सप्लीमेंट लेना है जिसकी वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो, और इसी के साथ साथ हम एंजाइम सप्लीमेंट देंगे, बाहर से एडमिनिस्टर करेंगे, जिसके थ्रू जो एंजाइम एब्सेंट है वो अच्छे से बॉडी में उनका जो अल्टरनेटिव वे में जो उनका काम है वो उन सप्लीमेंट्स के थ्रू प्रॉपर वे में किया जाए। तो अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन है इंटरसेप्शन। इसमें क्या करते हैं इंटरसेप्शन, ये क्या है, एक कंडीशन है। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे कनेक्टेड हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके जो फोल्ड हैं इनवेजिटेट हो जाते हैं। ये कंडीशन है, देखिए नॉर्मल इंटेस्टाइन है, ये ओपनिंग है, इसके ऊपर कवरिंग होना चाहिए, ये सेक्शन में आपको दिखाया गया है। तो इसमें ये हमारा नॉर्मली इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। अब इंटरसेप्शन में क्या होता है, यहाँ पे ब्लॉकेज प्रेजेंट हो जाता है। जो हमारा इंटेस्टाइन है, ये वाला जो इंटेस्टाइन है, इसमें फोल्डिंग प्रेजेंट होती है। ये जो इंटेस्टाइन है इनवेजिटेट हो जाता है, इन्वेड हो जाता है इंटेस्टाइन की एक ही जो वे है, जो ट्यूब होता है उसमें ये इनवेजिटेट हो जाते हैं। ये नॉर्मली इंटेस्टाइन है, इसमें इनवेजिटेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, या फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो इम्प्रॉपरली लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो फर्स्ट वे होता है सीकम, उसमें जाके इनवेजिटेट यानी कि अटैच हो जाता है। So the slipping of one part of an intestine into the another part just below it, एक पार्ट से स्लिपिंग हो जाना, इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, जो लेयर है, वो एक पार्ट से क्या हो जाती है, वन पार्ट ऑफ एन इंटेस्टाइन इनटू द अनदर पार्ट ऑफ जस्ट बिलो इट, उसके दूसरे सिर्फ नीचे वाला जो रास्ता होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसमें इनवेजिटेट हो जाना। वन पोर्शन ऑफ द बबल, जो एक पोर्शन है बबल का वो इनवेजिटेट होता है इनटू द अनदर पोर्शन टू द बबल लाइक टेलोस्कोप। जैसे टेलोस्कोप में होता है ना, सीधा सा एक पार्ट दूसरे में अटैच हो जाता है, उसी तरीके से इसमें भी क्या है, वन पोर्शन ऑफ द बबल दूसरे पोर्शन में अटैच हो जाता है, विच रिजल्ट टू द इनटू द ऑब्स्ट्रक्शन, जिस वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगा। अब ये प्रॉपर नॉर्मल स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें इनवेजिटेट हो रहा है, तो जो भी मतलब कि जो फ्लूइड इनटेक करा है, जो डाइजेशन का पार्ट है मेटाबॉलिज्म के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो वो अच्छे से अब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा और आगे के लिए फर्दर प्रोसेस के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में अच्छे से जा भी नहीं पाएगा। यहाँ पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, इट इज द टेलोस्कोपी ऑफ वन प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द बबल लाइन इलियम। इलियम का जो रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वन प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द बबल इनवेजिटेट होता है इनटू द अनदर डिस्टल पोर्शन। एक जो आगे का जो पोर्शन है यानी कि प्रोक्सिमल जो कनेक्शन है वो किससे, डिस्टल पोर्शन ऑफ द बबल से कनेक्टेड होगा लाइक अ सीकम। जैसे कि इलियम जो है वो किससे कनेक्टेड हो जाएगा, इनवेजिटेट हो जाएगा, सीकम में जाके इनवेजिटेट हो जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, बहुत ही मोस्ट कॉमन कॉज है एक्वायर्ड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि बाय बर्थ तो प्रेजेंट नहीं होता, बट बहुत ज्यादा चांस है लेटर ऑन एज में, बेबी का एज कितना हो, 3 मंथ से 6 ईयर के बीच का जब बेबी का एज होता है, तब उस कंडीशन में इंटरसेप्शन कंडीशन देखने को मिलती है। तो वॉल्वुलस मींस, वॉल्वुलस क्या होता है, ट्विस्टिंग ऑफ द बबल ऑन इट्स स्टेम। जो बबल कंडीशन है ये कैसे है, 180 डिग्री पे ट्विस्टेड है। तो वॉल्वुलस मींस ट्विस्टिंग ऑफ द बबल ऑन इट्स सेल्फ, अपने ही आप से जो बबल जो रीजन है ये अपने आप से, सिग्मोइड कोलोन है, ये क्या है, अपने आप से ट्विस्टेड हो गया है, मेनली इन द सिग्मोइड कोलोन व्हिच कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन। अभी सिग्मोइड कोलोन जो यहाँ का जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो कैसा है, ट्विस्ट हो गया है आपस में 180 डिग्री पे, अपने ही आप से हो गया है, सो दैट आगे का जो भी लार्ज इंटेस्टाइन का जो कंटेंट है वो आगे एनएस में फ्लो नहीं कर पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। वॉल्वुलस मींस, वॉल्वुलस का मतलब क्या होता है, ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल अराउंड इट्स, इंटेस्टाइन का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो अपने ही सराउंडिंग में ट्विस्ट हो जाता है, कॉमनली इन द सिग्मोइड कोलोन। तो सिग्मोइड कोलोन में ही देखने को मिलेगा, विच रिजल्ट इनटू द बबल ऑब्स्ट्रक्शन। वही सेम लाइन लिखा हुआ है
कि वॉल्वुलस क्या होता है, जो बबल का पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, मेनली सिग्मोइड कोलोन में होता है, इसमें डबल ट्विस्टिंग हो जाती है। टाइप क्या है इसके? टाइप होते हैं, मैंने बताया, इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइन से इनवेजिटेशन हो जाना, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्शन हो जाना अब नॉर्मल वे में। तो इलियोसियल क्या होता है? इलियम इनवेजिटेट इनटू द सीकम। इलियम किस में वेजिटेट हो रहे हैं? सीकम में हो रहे हैं। देन इनटू द असेंडिंग कोलोन, फिर उसके बाद में असेंडिंग कोलोन में कंटिन्यू हो। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है इंटरसेप्शन का। टाइप मोस्ट कॉमन टाइप है बबल ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या कॉज करता है? बबल ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज करता है किसमें? बच्चों। मोस्ट कॉमन कॉज होता है जिसकी वजह से बबल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है बच्चों में। इलियोकोलिक क्या होता है? इलियम इनवेजिटेट हो जाता है किसमें? राइट कोलिक, राइट रीजन में। हेपेटिक जो रीजन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये असेंडिंग कोलोन है, यहाँ पे हेपेटिक रीजन प्रेजेंट होता है। तो इस वाले रीजन में इनवेजिटेशन हो जाना। लेफ्ट कोलिक स्प्लेनिक, ये यहाँ पे हेपेटिक रीजन होता है। जब ये यहाँ पे डिसेंडिंग पार्ट में जब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जाता है, तब इस रीजन में आने की स्प्लीनिक रीजन में, स्प्लीन जहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्प्लीनिक फ्रैक्चर में इनवेजिटेट हो जाना। इलियो एंट्रो एंट्री, इलो नाम ही से क्लियर हो रहा है, स्मॉल बबल, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन वेजिटेट हो रही है किसमें? स्मॉल बबल में। स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें वेजिटेट हो रही है? स्मॉल ही इंटेस्टाइन में वेजिटेट हो रही है। कोलोकोलिक यानी कि कोलोन में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोलोन प्रेजेंट होते हैं उनमें आपस में इनवेजिटेशन हो रहा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रांसफर, उन वो आपस में क्या कर रहे हैं? इनवेजिटेट कर रहे हैं। इसमें ही अब नॉर्मलिटी प्रेजेंट है, यहाँ का जो पार्ट है इनवेजिटेट हो जाता है। So these are the types हैं इंटरसेप्शन के। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जब भी इनवेजिटेशन प्रेजेंट है तब क्या क्या साइन और सिम्टम पेशेंट की बॉडी में दिखेंगे? तो ट्रायड सिम्टम होता है कोलिक, अब्डोमिनल पेन, बहुत ही ज्यादा शार्प हाई इंटेंसिटी का पेन, पेशेंट को अब्डोमिनल पेन होगा। बाइल स्ट्रेन्ड फीकल एमएसएस, यानी कि जो भी पेशेंट फीसेस को पास करेंगे, स्टूल पास करेंगे, तो उसमें बाइल बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड में प्रेजेंट होगी। करंट जेली लाइक स्टूल, जैसा जब भी स्टूल पास करेंगे तो वो कैसे जेली लाइक स्टिकी होगा। कंटेनिंग स्लज म्यूकस ब्लड एंड द म्यूकस, जो क्या कंटेन करेगा? स्लज म्यूकस को कंटेन करता है। ब्लड भी होगा क्योंकि इनवेजिटेट है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, तो फोर्सफुली जो भी स्टूल है वो पास होगा, इस वजह से ब्लड भी होगा एंड द म्यूकस भी प्रेजेंट होगा। ये है क्लासिक मैनिफेस्टेशन, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कंपटीशन में आप एग्जाम देंगे तो उसमें क्लासिक मैनिफेस्टेशन इंटरसेप्शन के पूछे जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी इनवेजिटेशन होता है नॉर्मली, तो क्या मेन इसके कार्डियल साइन है? तो ये आपको तीनों याद रखना है। पहला क्या है? कोलिक अब्डोमिनल पेन होगा, बाइल स्टेन फीकल एमएसएस होगा, करंट जेली लाइक स्टूल प्रेजेंट होता है जो कि स्लज म्यूकस ब्लड रिच होगा और उसमें म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है साइन हमारा पैल्पेबल सॉजस शेप, उसका जो मास होता है कैसे? सॉजस शेप का हो जाएगा राइट अपर क्वार्टर में। प्रोक्सिमल क्रैम्पी अब्डोमिनल, प्रोक्सिमल रीजन में बहुत ही ज्यादा क्रैम्प प्रेजेंट होगा। हाइपर एक्टिव बबल साउंड, यानी कि जो पेरिस्टालिस जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा लो होगा या फिर बहुत ही ज्यादा हाई सुनाई देगा। इसी के साथ साथ पेशेंट में क्रॉन्स डिजीज होने का, यानी कि इन्फ्लामेशन होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और अल्सराइटिस कोलाइटिस, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन हो सकती है साइन और सिम्टम्स में अगर देखें तो। और पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा लॉस होगा, पेशेंट अच्छे से कोई काम नहीं कर पाएंगे, पेन रहेगा और पेशेंट को हेडेक भी हो सकता है। इसी के साथ साथ नोजिया वॉमिटिंग जैसी कंडीशन भी साइन और सिम्टम्स में देखने को मिलेंगी। डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे? किस तरीके से हम इंटरसेप्शन को डायग्नोस करते हैं? तो हिस्ट्री कलेक्शन एंड द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मेड करेंगे और उसमें क्या करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन भी पेशेंट का करेंगे, हेड टू एग्जामिन करेंगे, पेशेंट को पूरा इवैल्यूएट करेंगे। इसी के साथ साथ अल्ट्रासाउंड मेड करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज द चॉइस टू इन्वेस्टिगेट द डायग्नोस ऑफ द डॉग नट साइन। डॉग नट साइन क्या होता है? कैसा साइन होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड की हेल्प से एब्डोमिनल रीजन में पीडियाट्रिक पेशेंट में करते हैं कि अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम उस रीजन को देख पाए, उस रीजन को चेक कर पाए। जो भी इनवेजिटेट रीजन है उसमें क्या लीशन प्रेजेंट होंगे, मास लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो उसको डॉनट साइन कहते हैं, जिसमें लीशन प्रेजेंट होता है उस एरिया में जो अफेक्टेड पार्ट है।
डोनट शेप इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर इन लोअर राइट अब्डोमेन। लोअर राइट अब्डोमेन कैसा होगा? डोनट शेप में होगा। ऑब्जर्व्ड बाय द अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड इन द इंटरसेप्शन। ये किस में प्रेजेंट होता है? मेनली इंटरसेप्शन में ही, कंडीशन में ही डोनट शेप का जो इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। लीशंस प्रेजेंट होते हैं इसमें। अब्डोमिनल एक्सरे भी करते हैं, इसी के साथ साथ बेरियम एनीमिया करेंगे। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर रीजन में प्रेजेंट है उसको डायग्नोज करने के लिए प्रोटोस्कोपी यानी कि रेक्टम एरिया से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए प्रोटोस्कोपी करते हैं। प्रोटोस्कोप का यूज करते हुए सिग्मोइड स्कोपी करेंगे। सिग्मोइड रीजन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए टू एसेस लेवल ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, की कितने लेवल में ऑब्स्ट्रक्शन है, वो कहाँ तक, किस एरिया तक ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरसेप्शन क्या करते हैं? हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन बाय यूजिंग बैरियम और द एयर एनीमा ब्लोइंग एयर इनटू द कैविटीज। में क्या करते हैं? हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन का यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? बैरियम एनीमा को इंजेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू अगर एयर का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, कहाँ से? जब भी हमारा जो एरिया होता है पीछे पोस्टीरियर साइड में, पेशेंट के बटक के साइड में, अगर पहले वाले उसमें दिखाया था आपको स्लाइड में, ये यहाँ पे बटक एरिया में स्कैरल डिम्पल प्रेजेंट होता है। तो इस एरिया तक अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर का प्रेशर एलिवेट हो जाता है, तब हम कंडीशन को देख पाएंगे, डायग्नोज कर पाएंगे कि यहाँ पे जो कंडीशन है इंटरसेप्शन प्रेजेंट है। इफ हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन, अगर हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल हुआ है तो करेक्ट करने के लिए इन्वेजिटेट बबल मैनुअली, तो हम उसको मैनुअली हैंडमेड से भी उसको करेक्ट कर सकते हैं। इफ इट ऑल्सो नॉट पॉसिबल, अगर ये भी फेल हो जाता है, ये मैनेजमेंट में हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, रिजेक्ट हो जाता है, तो अफेक्टेड पोर्शन को क्या करते हैं? एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करके नॉर्मल बबल को हम फॉर्म कर सकते हैं। मॉनिटर साइन ऑफ द परफोरेशन एंड द शॉक लाइक फीवर, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, चेंजेस इन द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो इन कंडीशन को हमें क्या करना है? इन साइन और सिम्टम्स को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अराइज होते हैं कंडीशन। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज कंडीशन। हमने आज 2 कंडीशंस को कवर करा। इसके आगे की कंडीशन को जीआई सिस्टम के हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक, एंड अगर आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ भी लर्न करा है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू क्लास।